गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको संश्लेषणात्मक विधि के बारे में, उसका अर्थ, उसकी कुछ परिभाषाएं, उसके कुछ उदाहरण और उसके गुणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। संश्लेषणात्मक विधि कैसे कहते किसे हैं, अर्थात जो विश्लेषण से टुकड़ों के माध्यम से जो एकत्रित किया जाता है वही उसका संश्लेषणात्मक विधि होती है। संश्लेषणात्मक विधि क्या होती है? विश्लेषणात्मक के बिल्कुल विपरीत है, जिसको छोटे छोटे विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। उन भागों को पुनः मिलाकर रखने पर पुनः रूप में परिवर्तित कर देना, खंडित समस्या को एकत्रित रूप में कर देना, वही क्या हो जाएगी? संश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत आती है। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, निष्कर्ष से अनुमान की ओर के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। और विश्लेषणात्मक में अज्ञात से ज्ञात की ओर और निष्कर्ष, अनुमान से निष्कर्ष की ओर में अध्ययन करते हैं। आज हम संश्लेषणात्मक विधि की कुछ लिमिट्स, तो गुण बताए तो उसके बाद लिमिट्स भी होगी, उसके बाद हम आपको विश्लेषण और संश्लेषणात्मक का तुलनात्मक अध्ययन कराएंगे। अब देखिए आप इसकी लिमिट्स क्या हैं। नंबर 1 है, इसमें छात्रों को क्यों और कैसे किया इसका ज्ञान नहीं मिल पाता। नंबर 1 है, इसमें छात्रों को क्यों और कैसे का ज्ञान नहीं मिलता। कौन सी विधि में? संश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत। क्यों? उसको तो एकत्रित किया हुआ सारा मैटर पहले ही तैयार होता है। विश्लेषण में तो क्या करते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक एक चीज़ों को हम पॉइंट स्टेप बाय स्टेप उनको क्लियर करते चलते हैं। इसमें तो सारा मैटर जो होता है वो क्लियर होता है, और उसके द्वारा जो विभाजित जो खंड से एकत्रित करना, वही क्या है? संश्लेषण। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, इससे छात्र को कोई मतलब नहीं, उसको तो केवल उसका फंडा मिल जाना, उसके द्वारा उसको विश्लेषित करते हुए चलना। ये इसकी लिमिट्स है। इसका ज्ञान बालकों को नहीं मिल पाता। दूसरा है, इसका किसी भी समस्या का समाधान पूर्णतया इस विधि द्वारा संभव नहीं है। किसी भी समस्या का पूर्णतया समाधान इस विधि द्वारा संभव नहीं है। जी हाँ, पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। क्यों? उसमें हम सारे खंडों को, सारे उदाहरणों को स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं और उसका समाधान खोज निकालते हैं। उसमें बालक अपनी तार्किक शक्तियों का निर्माण करते हैं, अर्थात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। बालक तर्क करते हुए उसका समाधान खोज लेते हैं, निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इस पर नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो फंडा लगाते उसका सारा सॉल्यूशन जो वो इसका निकाले वो सही हो, तो इसलिए पूर्ण रूप से उसका समाधान नहीं संभव है। अगला जो इसकी लिमिट्स है वो है, यह बालक की तर्क, निर्णय और विचार शक्ति का विकास नहीं कर सकती। वो मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ, बालक की तर्क, विचार और निर्णय का विकास नहीं होना। इसमें बालक की तर्क शक्ति, विचार शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। बालक तर्क नहीं करेगा, विचार विमर्श नहीं करेगा और निर्णय तो कैसे ले पाएगा? क्योंकि बालक को स्वयं को पता है, उनको फंडा दे रखा है। इसके हिसाब से बालक तो वो हो गया कि इसके हिसाब से बालक को क्या जानता है, गलत है या सही है। गलत के अनुसार भी तो कर सकता है। कभी कोई फॉर्मूला गलत लगा दिया तो वो निर्णय ऐसे कैसे लगाएगा? गलत, क्योंकि उसने खोज की, विश्लेषण के द्वारा उसने पढ़ा ही नहीं किस प्रकार से उसने तार्किक शक्ति का प्रयोग किया नहीं, विचार विमर्श नहीं किया, अपनी तार्किक शक्तियों का एकत्रित करके उसने कोई कार्य नहीं किया। तो फिर क्या है, इसमें विचार शक्ति, तर्क शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति का विकास नहीं हो पाता। ये भी इसकी कुछ क्या है? लिमिट्स हैं।
अगली जो लिमिट्स है वो है छात्रों की रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाना। छात्रों की रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाना। कैसे? ये स्मृति से केंद्रित हो जाएगा फिर, क्योंकि रटने पर हो जाएगी। वो किससे होगी? मानसिक तर्क पर होगी। कौन सी? विश्लेषणात्मक। तो ये हम तुलनात्मक पढ़ाएंगे तब आपको सारी चीज़ें। इसमें छात्र रटेगा केवल क्यों? सारे जो व्रत का उसको क्षेत्रफल याद करने के दे दीजिए, साधारण ब्याज का सूत्र दे दीजिए, उधर त्रिभुज का दे दीजिए, उधर अंकगणित और बीजगणित के जो फॉर्मूला जो फंडे लगते हैं, उनके जो सूत्र हैं, जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को आप दे दीजिए। बालक क्या करे? केवल रट लेगा और रट के अनुसार उन क्वेश्चनों को हल कर लेगा। तो बालक में इसमें रटने की प्रवृत्ति का विकास बढ़ता है। तो ये इसकी कुछ लिमिट्स थी। पहले इसकी लिमिट्स थी वो है छात्र को क्यों और कैसे का ज्ञान नहीं मिलता। ये क्यों किया गया और कैसे किया गया उसका बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता। दूसरा इसकी लिमिट्स बताइए, किसी का पूर्णतया समाधान, किसी भी विधि का, अर्थात किसी भी जो क्वेश्चन है उसको पूर्णतः इस विधि द्वारा सफल बनाना अर्थात समाधान करना संभव नहीं हो पाता। कौन सी? संश्लेषणात्मक विधि के द्वारा। तीसरी जो इसकी लिमिट्स है, इसमें बालक को तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, विचार विमर्श और निर्णय लेने का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि बालक अपनी मानसिक शक्तियों का इसमें विचार नहीं कर सकता। अर्थात उनका वो यूज में ही नहीं लेगा, काम में नहीं लेगा, सक्रिय रूप से भाग ही नहीं लेगा, केवल उतारने को और रटने को प्रवृत्ति होगी। इसमें कौन सी में? संश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत। अब ये तो हो गई इसकी कुछ सीमाएं। क्या हो गई? सीमाएं। अब इसके बाद हम संश्लेषण और विश्लेषण विधि का क्या करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन। अब हमने इससे पहले आपको किसका तुलनात्मक अध्ययन करवाया? वो था आगमन और निगमन विधि का तुलनात्मक अध्ययन। तुलना की जाती है कौन सी विधि में क्या तथ्य है और कौन सी विधि में कौन सा तथ्य है, इसकी आपको तुलनात्मकता के द्वारा आप पूरी विधि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। जो तुलनात्मक अध्ययन होता है उससे दोनों विधियों में जो डिफरेंट है उसको समझ में आना। तो ये हो गई विश्लेषणात्मक और इधर हो जाएगी संश्लेषणात्मक। इसका जो तुलनात्मक जो अध्ययन है उसके द्वारा आप समझ में आ जाएगी आपको कि ये किस किस प्रकार से दोनों डिफरेंट है या एक दूसरे की पूरक है। विश्लेषण विधि में देखिए आप, इसमें छोटे छोटे तथ्यों में समस्या को विभाजित करना अर्थात विभाजन प्रक्रिया। इसमें है छोटे छोटे तथ्यों को विभाजित करना, विभाजन प्रक्रिया। विभाजन की प्रक्रिया होती है कैसे? खंडों के द्वारा। हम इसमें बालकों को समझाते हैं ना, खंड कर दिए, उसके अनुसार बालकों को समझाना, स्टेप बाय स्टेप बालकों को विभाजन करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचना। कौन सी में? विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत छोटे छोटे तथ्यों को विभाजित करना अर्थात विभाजन प्रक्रिया के द्वारा बालकों को समझाना। और संश्लेषणात्मक में छोटे छोटे तथ्यों को एकत्रित करके लक्ष्य की ओर बढ़ना। छोटे छोटे तथ्यों को एकत्रीकरण करके लक्ष्य की ओर बढ़ना। लक्ष्य की ओर क्या करते हैं? बढ़ते हैं। अर्थात संयुक्तिकरण। जो विभाजन हो गए, छोटे छोटे जो टुकड़े हो गए, फिर उसको क्या करना है? हमको एकत्र करना है, संश्लेषित बनाना है, उन टुकड़ों को एकत्रित करना अर्थात लक्ष्य की ओर बढ़ना अर्थात संयुक्तिकरण करना। इसमें हम छोटे छोटे तथ्यों को विभाजित करते हुए विभाजन प्रक्रिया के द्वारा समझाना। अगला जो पॉइंट है वो है इसमें, यह एक
खोज करने वाली विधि है। कौन सी? विश्लेषणात्मक खोज करने वाली विधि। और संश्लेषणात्मक कौन सी हो जाएगी? ये खोज हो गई तो दूसरी। इसमें खोज किए तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। जो ये तो खोज विधि हो गई। और खोज किए तथ्यों को प्रस्तुत करना। खोज किए तथ्यों को प्रस्तुत करना, इसको में तो बालक खोजता है अर्थात चिंतन करता है, तर्क करता है। और उसमें बालक खोज किए जो तथ्य हैं उनको प्रस्तुत करना, चिंतन का निष्कर्ष। जो बालक ने यहाँ चिंतन किया था उसका यहाँ निष्कर्ष निकलना। क्यों? एक बात प्रस्तुत उसको कर देता है कि हम सब इसका चिंतन का निष्कर्ष निकाल लेता है। यहाँ उसने जो खोज की वहाँ उसका निष्कर्ष वो निकाल देता है कि इसका ये मॉडिफाइड करके ये तथ्य एकत्रित किए हैं। किसमें? संश्लेषणात्मक। और ये खोज करने की एक विधि है, उसमें तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। यह लंबी तथा अधिक समय लेने वाली है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। कौन सी? विश्लेषणात्मक। लंबी तथा अधिक समय लेने वाली, अधिक समय लेने वाली। और ये क्या हो जाएगी? संक्षिप्तीकरण में बताया ना, यह छोटी तथा बोधगम्य तथा कम समय लेने वाली, सरलता से समझ में आ जाती है। छोटी है और सरलता से समझ में आने वाली। ये लंबी और अधिक समय क्यों लेती है? क्योंकि बालक इसमें खोज की प्रवृत्ति में निवृत्त होता है, बालक चिंतन करता है अर्थात तर्कों के माध्यम से बालक जो भी खंड है उनको एकत्रित करके वहाँ उन तथ्यों को क्या करना? प्रस्तुत करना। इसलिए ये क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। और इसमें जब लंबी है तथ्य एकत्रित करेगा तो बालक क्या होगा? ये समय ज़्यादा लेगी और समय का भी इसमें टाइम का भी पता नहीं चलता है, अधिक समय लेने वाली होती है। ये छोटी होती है, सरलता समझ में आ जाती है क्योंकि समय यहाँ लग गया तो उसको केवल निष्कर्ष ही तो वहाँ पर बताना है, सरलता से समझ में आना। अगला जो पॉइंट है इसका वो है, इसमें बालक की तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास होता है। यह विद्यार्थी केंद्रित है। कौन सी में? तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास। शक्ति का विकास किसमें? विश्लेषणात्मक में। बालक तर्क और निर्णय शक्ति का विकास और विद्यार्थी केंद्रित, क्योंकि इसमें विद्यार्थी ही खोजबीन करता है। किसमें? संश्लेषणात्मक विधि में। उसमें तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास नहीं। और शिक्षक केंद्रित। छात्र क्या होता है इसमें? गौण। तर्क और निर्णय शक्ति का विकास, निर्णय शक्ति का विकास गौण। निर्णय शक्ति का विकास गौण और शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित और ये छात्र केंद्रित। इसमें तर्क और तर्क शक्ति का विकास नहीं होकर केवल बालक की स्मृति पर जोर पड़ता है। वो मैंने बता दिया आपको। बालक क्या करे कि इस रटने की जहाँ प्रवृत्ति आ जाएगी वहाँ स्मृति शक्ति का ही जोर पड़ेगा। केवल तर्क नहीं करेगा, निर्णय भी नहीं लेगा, विचार विमर्श भी नहीं करेगा। ये केवल विद्यार्थी पर केंद्रित होती है, वो शिक्षक पर केंद्रित होती है। अगला जो इसकी तुलनात्मक अध्ययन है वो है, इसमें बालक नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासु रहता है। किसमें? विश्लेषणात्मक। नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासु। नवीन ज्ञान तो होगा, बालक नई नई खोज करेगा अर्थात छोटे छोटे तथ्यों से विभाजित किए हुए आंकड़ों से जो नवीन ज्ञान प्राप्त करेगा उसके प्रति जिज्ञासु होना। और संश्लेषणात्मक में बालक को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। इसमें क्या करना पड़ता है? परिश्रम अधिक, और इसमें कम परिश्रम। बालक को सारी चीज़ एकत्रित मिल जाती है तो इसमें पर नवीन ज्ञान के जिज्ञासु रहेगा, वहाँ परिश्रम भी इसको कम करना पड़ेगा, वो जिज्ञासु भी नहीं रहेगा।
यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी? ये विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक? विश्लेषणात्मक विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि। और संश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक, परंतु होती कैसी है? व्यवहारिक। मनोवैज्ञानिक तो होती है पर व्यवहारिक भी। इसमें मनोविज्ञान के अनुसार बालक अपना अध्ययन करता जाता है स्टेप बाय स्टेप। अब हमने इन चीज़ों को एकत्रित कर लिया, उसके बाद कौन सी चीज़ सीढ़ी पे जाऊँ, उसके बाद कौन, तो मनोवैज्ञानिक विधि के अनुसार उसमें सारे बालक को कुछ भी नहीं करना पड़ता, परिश्रम भी नहीं करना पड़ता है, तर्क भी नहीं करने पड़ता है, चिंतन का भी नहीं करना पड़ता है, इसलिए वो व्यवहारिक विधि के अंतर्गत आती है। विश्लेषणात्मक विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर, मैंने पहले बता दिया, बहुत बार बता चुकी हूँ आपको, अज्ञात से ज्ञात की ओर, और ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये क्रिया केंद्रित होती है। बालक इसमें क्या करता है? क्रिया करता है, तभी तो अज्ञात होती है। क्रिया केंद्रित अर्थात इसमें क्रियाशीलता होती है। किसमें? बालक में क्रियाशीलता। तो यहाँ क्रियाशीलता होती है, क्रिया केंद्रित होती है, तो वो कौन सी होगी? सूचना केंद्रित। उसमें बालक को सूचना दे दी जाती है। कौन सी में? संश्लेषणात्मक विधि में सूचना केंद्रित। और वो कौन सी? अज्ञात से ज्ञात, क्रिया केंद्रित। जैसे आपको अगर तैयारी करोगे, कंपटीशन में आ जाए तो पूछते हैं ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात विश्लेषण आप बता दोगे। अगर इसका अपर रूप पूछ लिया, दो अपर रूप निकला है ना, अज्ञात से ज्ञात की ओर क्रिया केंद्रित है या फिर सूचना केंद्रित, तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ये कौन सी विधि के अंतर्गत आती है? क्रिया केंद्रित। और ज्ञात से अज्ञात की ओर सूचना केंद्रित, क्योंकि उसमें डायरेक्ट बालक को क्या दे दी जाती है? सूचना दे दी जाती है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर सूचना केंद्रित और अज्ञात से ज्ञात की ओर क्रिया केंद्रित विधि के अंतर्गत आती है। अगला जो पॉइंट है वो है विश्लेषणात्मक विधि। इसमें प्रत्येक पद विधिवत, तर्कयुक्त और श्रृंखलाबद्ध होता है। जो पद होते हैं वो विधिवत, तर्कपूर्ण और श्रृंखलाबद्ध। विधिवत, तर्कपूर्ण और श्रृंखलाबद्ध। विधि के अनुसार चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, छोटी छोटी समस्या को, खंडों को विभाजित करते हुए एकत्रित करना, तर्क भी करते जाते हैं, और श्रृंखला अर्थात क्रमबद्धता, तारतम्यता लिए हुए कौन सी? विश्लेषणात्मक विधि। इसी के बाद संश्लेषणात्मक विधि में क्या आएगा? इसमें क्रिया के पद तर्कयुक्त विवेचन पर आधारित न होकर किसी विशेष युक्ति प्राप्त होते। इसमें तो युक्ति प्राप्त करना, जिस युक्ति से समस्या का समाधान होता है वो युक्ति को प्राप्त करना कौन सी? संश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत आता है। अगले और भी पॉइंट हैं, वो है छोटे छोटे तथ्यों में विभाजन करना, विभाजन प्रक्रिया, और उधर उसमें छोटे छोटे तथ्यों को एकत्रित करना, संयुक्तिकरण प्रक्रिया। और इधर आपको मनोवैज्ञानिक और वो अमनोवैज्ञानिक, कौन सी? संश्लेषणात्मक अमनोवैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आती है। अगला जो पॉइंट है इसका वो है, इसमें छात्रों में आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास उत्पन्न होना। कौन सी में? संश्लेषणात्मक या विश्लेषणात्मक? विश्लेषणात्मक में छात्र आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास का विकास होना। आत्मनिर्भर बनता है बालक, और जब आत्मनिर्भर बनेगा तो बालक में क्या आ जाएगा? आत्मविश्वास आ जाएगा, क्योंकि बालक जब
स्वयं जानता है, उन क्रिया को उसने स्वयं किया है, क्रिया करके सारी चीज़ों को उन्हें एकत्रित किया, तो बालक में क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा। और संश्लेषणात्मक विधि में बालक आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास की कमी रहती है। इधर तो क्या होती है, आत्मविश्वास आ जाएगा बालक, इधर कमी किसकी, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी, क्योंकि बालक ने स्वयं कार्य नहीं किया है, उसे तो दूसरे के ऊपर पर आश्रित कह लो, दूसरे के ऊपर आश्रित रहेगा तो पर आश्रित रहेगा, उसके अनुसार ही वो कार्य करेगा। तो इसमें आत्मविश्वास की कमी रहती है और आत्मनिर्भरता की कमी रहती है। अगला जो पॉइंट है वो है विश्लेषण के अंतर्गत इसमें निष्कर्ष और अनुमान की ओर बढ़ते हैं। कौन सी में, विश्लेषण में निष्कर्ष और अनुमान की ओर बढ़ना। निष्कर्ष और अनुमान की ओर बढ़ना, और विश्लेषण में, संश्लेषण में अनुमान से निष्कर्ष की ओर, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, इधर अनुमान से निष्कर्ष और इधर निष्कर्ष से अनुमान की ओर। बालक आत्मविश्वासी रहेगा, आत्मनिर्भर रहेगा, तो बालक में की जो इंद्रिया, बालक की जो मानसिक शक्ति है, तर्क शक्ति है, उन्होंने उसके द्वारा जो कार्य किया है, तो बालक स्वयं ही आत्मविश्वासी रहेगा, निष्कर्ष निकालेगा। अगला जो पॉइंट है वो है इस विधि में प्राप्त लक्ष्य की जांच नहीं की जा सकती। कौन से में, संश्लेषण या विश्लेषण में, विश्लेषण में बालक कार्य तो सारे कर लेता है, पर जो उसको लक्ष्य प्राप्त हुए उसकी जांच नहीं की जा सकती है। प्राप्त लक्ष्यों की जांच नहीं कर पाना विश्लेषण के अंतर्गत। और संश्लेषण के अंतर्गत क्या होगा, विश्लेषण विधि से प्राप्त लक्ष्यों की जांच की जाती है। ये जो आंकड़े वहाँ देगा तभी तो वो जांच करेगा, और तभी वो सीधा उसको कार्य मिल जाता है, तभी वो इसके ऊपर आश्रित है, किसके, विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत। प्राप्त लक्ष्यों की जांच करना, प्राप्त लक्ष्यों की जांच करना। अभी लक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, इसको विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत जो लक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनकी जांच करना। विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत बालक एक अन्वेषक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, खोजी प्रवृत्ति में, बताया ने, रिसर्च करता है। बालक एक अन्वेषण के रूप में, अन्वेषक के रूप में कार्य करना। और इसमें क्या होगा फिर, इसमें तो बालक खोजी प्रवृत्ति का होगा। संश्लेषण में इसमें बालक अन्वेषक के रूप में कार्य नहीं करता है, केवल क्या करता है, नहीं करना, कार्य नहीं करना, केवल क्या करता है, अभ्यास, अर्थात रटंत विद्या, रटता है उस चीज़ को। अन्वेष खोजी प्रवृत्ति की कोई प्रवृत्ति नहीं है, उसको तो केवल क्या है, जैसे फॉर्मूला दे दिया, स्मृति केंद्रित होता है केवल, उसमें केवल वो अभ्यास करता है, रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। और इसमें विश्लेषण में खोज की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। इसमें क्या होता है, बालक पुनः खोज की प्रवृत्ति करता है, अगर उस पर नहीं आता है तो वो पुनः खोजता है, पुनः खोज की प्रवृत्ति। कोई किसी चीज़ में वो सफल नहीं हो पाया तो इसमें बालक क्या करेगा, पुनः खोज करेगा, पुनः उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाएगा, जिससे बालक की क्या हो जाएगी, खोज की प्रवृत्ति, अर्थात वो वैज्ञानिक के रूप में छोटी छोटी चीज़ों को खोज करने के लिए तत्पर हो जाएगा। अगला जो और उसमें क्या है, उधर उसमें पुनः स्मरण कर पाना आसान नहीं, मानसिक क्रियाओं के विकास के लिए उपयोगी नहीं, इसमें नहीं करेगा ये मानसिक जो क्रियाएं उसके लिए उपयोगी नहीं, क्योंकि इसमें तो बालक कार्य नहीं करता है, अभ्यास करता है, रटने पर बल देता है, इस पे बालक, इसकी मानसिक क्रिया का विकास होता है, उधर मानसिक क्रिया का विकास नहीं होता है। अगला जो पॉइंट है वो है
वो चीज़ है जो मैंने यहाँ बताया। इसमें मानसिक क्रिया का उपयोग करना, उधर मानसिक क्रिया का उपयोग नहीं करना। अर्थात बालक जब पुनः खोज करेगा तो बालक की मानसिक क्रियाएं इधर उपयोगी होंगी, उधर उपयोगी नहीं। अगला जो इसका पॉइंट है वो है, इस विधि में विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेने पड़ते हैं, इसलिए वे पाठ में अधिक रुचि ले लेते हैं। कौन सी में? विश्लेषण में। सक्रिय रूप से भाग लेना, सक्रिय रूप से भाग लेना, पाठ में रुचि जागृत होना, रुचि जागृत होना। क्यों? इसमें बालक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बिल्कुल अंतःक्रिया होती है शिक्षक और छात्र के मध्य। तो पाठ में क्या लेती है वो? रुचि लेना, आनंद लेता है बालक को। ये सारी चीज़ें, खोज की प्रवृत्ति, छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से बालक को समझना, तो बालक की क्या रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो बालक पाठ में सक्रिय रूप से भाग लेने लग जाता है। और उधर उसमें संश्लेषणात्मक विधि में, इस विधि में अध्यापक ही अधिक सक्रिय रहता है। विद्यार्थी मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार से निष्क्रिय रहते हैं। मानसिक और शारीरिक, मानसिक और शारीरिक रूप से निष्क्रिय। उधर उसमें, इधर तो दोनों मानसिक शारीरिक दोनों सक्रिय रहते हैं, उधर मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों ही निष्क्रिय। इधर छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय, उधर केवल शिक्षक सक्रिय। कौन रहता है? केवल शिक्षक सक्रिय रहता है। इसलिए संश्लेषणात्मक विधि के बाद ही विश्लेषण विधि का अध्ययन करवाना चाहिए। अगला जो इसका पॉइंट है वो लास्ट है, वो है, इस विधि में किसी समस्या का हल, किसी साध्य की उत्पत्ति में आवश्यक खोज कराने की सहायता होती है, परंतु खोज के बाद कार्य करने में यह चुप हो जाती है। समस्या का हल करना मूल रूप से है समस्या का हल करना, किसमें? विश्लेषणात्मक विधि में। और संश्लेषणात्मक विधि है, यह विश्लेषण विधि के बाद ही कार्य को पूरा करती है। इसके द्वारा विश्लेषण से प्राप्त परिणामों का प्रयोग करके समस्या को सुव्यवस्थित ढंग से हल करना। ये तो केवल समस्या को हल करके छोड़ देती है। कौन? विश्लेषणात्मक विधि, जहाँ उसको जो पॉइंट बाई पॉइंट या स्टेप बाय स्टेप कार्य किया और वहाँ तक करके छोड़ देना। और जो विश्लेषण से जो प्राप्त हुए वो सुव्यवस्थित ढंग से क्या करती है? इसको संपन्न करती है। कौन सी? संश्लेषणात्मक विधि। तो इन दोनों की विधियों पर अगर विचार किया जाते तो हम दोनों एक दूसरे के परस्पर, ये दोनों एक दूसरे क्या विरोधी होते हुए ही एक दूसरे की पूरक मानी गई हैं। कौन कौन सी? संश्लेषण और विश्लेषण। संश्लेषण के बिना विश्लेषण अधूरी है, विश्लेषण के बिना संश्लेषण अधूरी है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण मानी जाती है। विश्लेषण विधि समस्या को हल करने का तरीका सुझलाती है। यदि विश्लेषण कार्य ये तो हल करने का तरीका सुझाती है और कार्य करके छोड़ दे तो उसको पूर्ण रूप से संश्लेषण विधि है, उसको सुव्यवस्थित ढंग से उसको संपूर्ण कर देती है। तो ये आज हमने आपको संश्लेषण विधि की कुछ लिमिट्स और उसका तुलनात्मक अध्ययन करवाया। तो आशा करती हूँ आज का आपको ये टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगली जो मेथड है उसको क्लियर कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।